स्वागत है आपका प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में। अपने पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सीखे और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऐसा एक सवाल मिला होगा, जैसे कृष्णा ने डाउट में भी पूछा है मुझसे शायद से ये सवाल, कि उसने बोला है कि दो मिरर के बीच का एंगल जो है वो 50 डिग्री है, यानी दो मिरर्स दी हुई हैं। ठीक है, और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा जो है वो 50 डिग्री है। इनके बीच में कोई तो भी ऑब्जेक्ट रखा है और पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ़ इमेजेस जो फॉर्म्ड है वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म्ड क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला हमें पता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 360 बाई थीटा करते हैं और देखते हैं कि 360 बाई थीटा ऑड है या इवन है। ठीक है, अगर इवन है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 होता है, और अगर ऑड है तो फिर देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है या कहीं और है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो 360 बाई थीटा -1, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो सिंपली 360 बाई थीटा, दैट्स इट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम 360 बाई थीटा करेंगे, 360 बाई थीटा जो हम करेंगे तो 360 बाई थीटा यानी 360 बाई 50 जो कि 7.2 आ जाता है। अब ये ना ही कोई इवन नंबर है ना ही कोई ऑड नंबर है, एक फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नंबर है। तो हमने देखा था कि डेसिमल नंबर के केस में मामला अलग हो जाता है। डेसिमल नंबर अगर आ गया तो हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए मैंने आपको बताया था कि दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए हम छोटे वाले नंबर को पकड़ते हैं, यानी 7.2 को राउंड ऑफ करके 7 लेंगे। अगर ये 7.8 भी रहता तो भी इसको राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ़ इमेजेस 7 ही लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, यही वो मेथड है जो मैंने आपको सिखाया था। अब उसने कुछ बुक्स में क्या किया है कि इसी प्रॉब्लम को ऐसे छुड़ाया है। उसने नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या बोल दिया, उसने बोला कि नंबर ऑफ़ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 बोल दिया उसने। फिर उसने क्या किया, 7.2 -1 किया, जिसको बोला 6.2, और फिर इस 6.2 को राउंड ऑफ किया बड़े वाले नंबर पे राउंड ऑफ करके उसको बोल दिया 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, घुमा फिरा के दोनों केस में आंसर सेम ही आने वाला है। यहाँ भी आंसर 7 ही आएगा, यहाँ भी आंसर 7 आएगा। या तो आप उस नंबर को कम वाले में राउंड ऑफ करो, या तो आप उसको एक माइनस करके फिर बड़े में राउंड ऑफ करो। देखो, एक माइनस करने के बाद बड़ा राउंड ऑफ करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे ना। यहाँ क्या है, यहाँ बिना माइनस किए छोटे वाले में राउंड ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ क्या है कि एक माइनस करके 1 माइनस करके फिर बड़े में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात तो वही हो जा रही है ना। तो देखा डिस्टेंस, नंबर ऑफ़ इमेजेस वही आ जाएगा आपको। तो आप ना ये वाले मेथड को टेंशन मत लो, आप सिंपली वो याद रखो जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपको ये कुछ कॉपी डाउन करना है तो आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों, अगला जो कैटेगरी है वो घड़ी वाली कैटेगरी है कि घड़ी में कुछ तो भी टाइम बज रहा होगा। वो बोलेंगे कि भाई घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लो वो बोलेंगे कि घड़ी में 3:10 हो रहा है, और आपको बताना है कि इसी को जब हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने के बाद हमको ये टाइम कैसा प्रतीत होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, जब मिरर में हम देखेंगे चीज़ों को, तो मिरर लगाने के बाद क्या होगा, जो हमारा घड़ी के कांटे हैं वो हमको उल्टे दिखाई देंगे। यानी जो आवर वाला कांटा अभी वैसा है वो अभी ऐसा पलट जाएगा, और जो मिनट वाला कांटा अभी वैसा है वो पलट के कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये उसका मिरर इमेज बन गया, ये दोनों कांटों का मिरर इमेज बन गया है। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड जो है दोनों का मिरर इमेज बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब बेसिकली देखा जाए तो ये टाइम हमको कितना दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 8:50, यानी ये जो टाइम हमको दिख रहा है ये 8:50 दिख रहा है, यानी हमको मिरर में दिख रहा है 8:50। अब इस चीज़ को आप इतना ड्रॉ करते तो नहीं बैठ सकते, इतना टाइम टेकिंग चीज़। तो उसके लिए एक आसान मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब आसान मेथड ये है प्यारे बच्चों कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है 1160 ऐसा लिख दो, ठीक है। और घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3:10 हो रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, तो माइनस कर दो 3:10, और जो नंबर अब यहाँ आएगा वही हमारा मिरर इमेज होगा। यानी देखो 60 में से 10 गया तो ये हो गया 50, और ये आवर्स में क्या हो गया, 11 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा 8। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, तो ये नंबर फिक्स है, उसमें आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका मिरर क्या होगा वो हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो 3:10 का 8:50 दिखेगा। देखा डियर स्टूडेंट्स आपने किस तरह से हो रहा है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें आजमा सकते हैं। जैसे कि मान लो घड़ी में दिख रहा है 8:20, घड़ी में क्या दिख रहा है, घड़ी में मान लो दिख रहा है 8:20, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह से। तो मान लो घड़ी में 8:20 दिख रहा है, अब आपको बताना है कि उसका मिरर हमको क्या दिखेगा, मिरर हमको क्या दिखेगा। तो क्या करेंगे, 1160 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 11 आवर 60 मिनट ऐसा लिखेंगे, और उसमें 8:20 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो यानी 3:40 हमको मिरर में कैसा दिखेगा, 3:40 दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा सेफ़ मेथड तो यही सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड ही ज़्यादा सेफ़ मेथड है, ठीक है। टाइम बच जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप ये पेज भी कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे कीपिंग मिरर फिक्स्ड। यानी अगर मान लो हमने एक मिरर लिया, तो मैं कोई तो भी एक मिरर लेता हूँ, तो सपोज़ दिस इज़ अ मिरर, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मिरर के ऊपर एक रे इंसिडेंट करूँगा मैं, ठीक है। तो सपोज़ कि कोई तो इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज़ ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोज़ हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है, दोनों इक्वल होंगे। ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा जी, अब टॉपिक क्या है, टॉपिक है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे कीपिंग मिरर फिक्स्ड। यानी मिरर को फिक्स रखना है, मिरर को हमने क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है। और किसको रोटेट करना है, इंसिडेंट रे को रोटेट करना है, ठीक है। तो मान लो हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया क्लॉकवाइज सेंस में बाय एन एंगल थीटा। तो बताओ कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे क्या वो रोटेट होगा? अगर होगा तो किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये तो हमको दिख रहा है कि दिस इज क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू यानी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो फिर ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी? कैसे रोटेट होगी डिस्टेंस, क्या लगता है आपको? बोलिए, सोचें, सोच के बताएं। तो प्यारे बच्चों, सच बात तो ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑपोजिट सेंस में रोटेट होगी, यानी वो उतने ही एंगल से, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगी, ठीक है। तो ये बात है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, अब कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं वैसे तो, कि सपोज़ डियर स्टूडेंट्स ये जो इनिशियली जो एंगल था, ये सपोज़ ये 50 डिग्री था और ये भी 50 डिग्री था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि थीटा इक्वल टू 20 डिग्री से इसको रोटेट किया, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री से ये भी रोटेट होगा। क्यों होगा ऐसा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि
तो ये हमारा मिरर हो गया। अब जो भी हमारा इंसिडेंट रे आ रही है, सपोज़ पहले मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, और इंसिडेंट रे, और ये रही इंसिडेंट रे, और ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जब 20 डिग्री से हमने इसको रोटेट किया इंसिडेंट रे को, तो अभी नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी घटना चाहिए ना। इसीलिए अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्योंकि अगर ये घट रहा है तो ये भी घटना चाहिए। समझ आ रही है बात। सिमिलरली इसको घुमा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ, जैसे सपोज़ ये जो इंसिडेंट रे हमको दिख रही है, अगर सपोज डिस्टेंस ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को मैं रोटेट करके, देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करता जा रहा हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्लेक्टेड रे को एकदम घुमा के लाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा। इसीलिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको किधर घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। और अगर ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको किधर घूमना होगा, क्लॉक घूमना पड़ेगा, है ना। और उतने ही वैल्यू से, अगर ये थीटा से एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको थीटा से ही क्लॉक में घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पॉज करके इस पॉइंट को कॉपी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कंडीशन क्या है कि मिरर फिक्स्ड है और सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं, तो सेंस ऑपोजिट होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितने एंगल से ये रोटेट होगा उतने ही एंगल से वो भी रोटेट होगा, यानी जितने एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर डियर स्टूडेंट्स, और अगला टॉपिक क्या है, रोटेशन ऑफ मिरर कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे भी हम इसकी भी चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। तो इस बार सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया, उल्टा हो गया सिनेरियो, यानी यहाँ पर कौन फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे है जिसको हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ दूसरे वाले डायग्राम में भी, यहाँ भी मैं इंसिडेंट रे को क्या कर दे रहा हूँ, फिक्स्ड कर दे रहा हूँ, है ना। और रोटेट किसको करना है, रोटेशन ऑफ मिरर, यानी मिरर को रोटेट करना है हमको। ठीक है, तो मान लो इस केस में मैं मिरर को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किधर, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको बताना है। सोच के बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट करेगा, और वो किस सेंस में रोटेट करेगा, सेम सेंस में, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करेगा। लेकिन कितने एंगल से करेगा, ट्वाइस द एंगल से करेगा। मतलब अगर ये थीटा से रोटेट हुआ है तो ये 2 थीटा से रोटेट होगा। मतलब अगर मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा इन द सेम सेंस। ठीक है, सिमिलरली दूसरे डायग्राम में आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे भी अगर मिरर को मान लो मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज, तो अगर मिरर को मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ बाय एन एंगल थीटा, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा बाय एन एंगल 2 थीटा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ऐसा क्यों है, इसका प्रूफ है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसके प्रूफ में मैं बेवजह नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसका प्रूफ उतना ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। ठीक है, ये उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम इतना वक्त ज़ाया करें, तो इसीलिए मैं वो प्रूफ जो है वो स्किप कर दे रहा हूँ, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी। बस आपको ये बाय हार्ट कर लेना है। क्या बाय हार्ट करना है कि ये पहला केस था, यहाँ पर हमने मिरर को फिक्स रखा था और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम अमाउंट से रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, बट इन द ऑपोजिट सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम है, यानी थीटा दोनों के लिए सेम है,
सिर्फ सेंस ऑपोजिट है। और यहाँ पे थीटा एक का दूसरे का ट्वाइस है, एक का थीटा दूसरे का ट्वाइस है, लेकिन सेंस सेम है। यहाँ पे सेंस सेम है डियर स्टूडेंट्स, और सेंस सेम है, यहाँ भी सेंस सेम है, बस मैग्नीट्यूड्स में फ़र्क है। यानी ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि मैग्नीट्यूड सेम था, सेंस ऑपोजिट था, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स अलग हैं लेकिन सेंस सेम है, ठीक है। तो यही वो छोटी सी बात है जो आपको मेमोराइज़ करके याद रखना है ना, बस इसको याद रखो। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको इसमें ये रट्टा लगा लेना प्यारे बच्चों, है ना। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और अगर हम हर एक चीज़ के बारीकी में घुसने लगे, मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें अगर उनकी भी हम बारीकी में घुसने लगे, तो फिर चैप्टर फिनिश करने में बहुत टाइम हो जाएगा और बेवजह हम फंस जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बड़ी चालाकी से वही डेरिवेशंस लूँगा जो मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंस है उस डेरिवेशन का, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि कोई ऐसा फार्मूला है जिसका डेरिवेशन कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं चालाकी से उसको स्किप कर दूँगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक से वो डेरिवेशन बाद में भी देख सकते हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि उतना ज़रूरी अगर डेरिवेशन रहा तो मैं ख़ुद ही वो डेरिवेशन ले लूँगा। अगर मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है तो मैं ख़ुद ही उसको कवर कर लूँगा। और एट द एंड ऑफ द डे हमको प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए बस बच्चों, प्रॉब्लम हमको छुड़ाते आना चाहिए बस, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पॉज करके आप कॉपी कर लेंगे ये पेज।